प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक महा मैराथन वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वाले संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं। और दोस्तों, आप सभी का विज्ञान का पेपर 29 फरवरी को है, ठीक है। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 29 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हैं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा, क्योंकि अब की बार का जो हमारा टारगेट है वो 95% पार का है, ठीक है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि मैंने आप सभी के लिए कितनी कड़ी मेहनत के साथ मैंने अपने हाथों से लिख करके पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिख करके आ गया हूं, ठीक है। और अगर आप इस पूरे एमसीक्यू को तैयार कर लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को हम एक धमाकेदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो कितनी कड़ी मेहनत के साथ मैंने आप सभी के लिए इतना सारा पूरा का पूरा एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन यानी कि H2 विस्थापित नहीं करती है। मैग्नीशियम, Fi का मतलब होता है आयरन, Cu का मतलब होता है कॉपर और Zn का मतलब होता है जिंक। मतलब कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि अम्ल से क्रिया करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कॉपर हो जाएगा। क्या होगा? कॉपर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, ये बायो का क्वेश्चन है कि मानव यकृत में कितनी पॉलिया पाई जाती है, ठीक है, पसलिया, ठीक है। आइए समझते हैं, 4 कि 3 कि 5 कि 2। तो मानव यकृत में कितनी पॉलिया पाई जाती है भैया? ये हमारे पास 3 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि अवतल लेंस प्रदर्शित करता है अभिसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति या ए और बी दोनों या कोणीय प्रकृति, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या प्रदर्शित करता है बच्चा? ये करता है अपसारी प्रकृति का होता है, ठीक है। अपसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल एक्वाइन, एसिटिलीन या एसिटिल क्लोराइड या एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। तो वायुयान के ईंधन में प्रयोग करने वाला जो लिक्विड होता है वो एथिल एल्कोहल होता है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एल्कोहल का निर्माण होता है ऑक्सीश्वसन में, किण्वन में या ग्लाइकोलाइसिस में या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल का जो निर्माण होता है बच्चों वो किण्वन में होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पुटअप होते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, कितना होता है बताना है कि प्लस 9.1 इंटू 10⁻19 कूलम, माइनस में 9.1 इंटू 10⁻19 कूलम या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम या 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है और 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम होता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धमनी और शिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां, उसका नाम बताना है। धमनिकाएं, सिरकाएं, ठीक है, या महाशिराएं या केशिकाएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा केशिकाएं हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन बच्चा बिल्कुल ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, Na2CO3.NH2O या NaHCO3 या NaCl या NH4Cl। तो धावन सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2
CO3.10H2O होता है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग होता है? छोटी आंत का, अग्न्याशय का, या बड़ी आंत का, या ग्रास नली का? तो ये कृमि रूपी परिकेशिका ये बड़ी आंत का भाग होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना किस रंग में अधिकतम होती है? बैंगनी रंग के लिए, या लाल रंग के लिए, या पीला रंग के लिए, या नीला रंग के लिए? तो प्रकाश की प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो बैगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए, वायलेट रंग के लिए। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और तैयार जरूर करके जाना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बताना है कि मेथेनॉल है कि मेथेनॉल है, ठीक है, या एथेनॉल है या एथेन है? तो एल्डिहाइड इसमें हो जाएगा मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल ना मेथेनॉल होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 या 4 या 5? तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़े की संख्या होती है वो 2 होती है। क्या होता है? 2 होती है। ठीक है, अगर मानव जाति में अगर हम शरीर अपने बॉडी की बात करेंगे तो हमारे बॉडी में यानी कि मनुष्य जाति के फेफड़े शरीर में फेफड़ा कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, और फेफड़े में 2 आलिंद होते हैं, एक दाया आलिंद एक बाया आलिंद। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, इसमें देखो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है तो क्या होगा? तो माइक्रो मतलब एक माइक्रो एम्पियर में क्या होता है कि 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रो का मतलब होता है, ठीक है, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोशिका गुच्छ किस में पाया जाता है? यानी केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है बताओ? यकृत में, रुधिर में, या आमाशय में, या वोमेन संपुट में? ठीक है, तो केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है? तो वोमेन संपुट में पाया जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि खाने का सोडा, ठीक है, पिछली बार मैंने क्या बताया था कि धावन सोडा। ठीक है, अच्छा बताओ धावन सोडा का रासायनिक नाम बताओ। अभी मैंने जस्ट बताया था Na2CO3.10H2O बताया था। अभी यहाँ पे देखो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, Na2CO3 या NaHCO3 या NaCl ये तो नमक का है, और NH4Cl इसको नौसादर बोलते हैं। ठीक है, तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जठर रस निकलता है अग्न्याशय भित्ति से, ठीक है, या क्षुद्रांत भित्ति से, या आमाशय से, या यकृत से? तो जठर रस किससे निकलता है? तो निकलता है आमाशय से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडी विलयन के द्वारा, या जल के द्वारा, या पेट्रोल के द्वारा, या ये सभी के द्वारा? तो टिंडल प्रभाव दोस्तों ये होता है कोलाइडी विलयन के द्वारा। ठीक है, कोलाइडी विलयन में ये हमेशा टिंडल प्रभाव का देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है। बताओ एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल या एथेनॉल? ठीक है, एथेनॉल है। ठीक है, ऊपर ये देखो चंद्रकला लगा हुआ है। ठीक है, या एथेनॉल, या मेथेनॉल, या एसिटिक एसिड, या एसिटिक अम्ल, या एथेनोइक एसिड? ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है सी आकार की अस्थि, ओ आकार की उपास्थि, या सी आकार की उपास्थि, या उपास्थि ही नहीं होती है? बताओ मनुष्य की श्वास नली में सी आकार की उपास्थि बनी होती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी आकार की उपास्थि बनी होती है। ठीक है, मनुष्य के श्वास नली में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है,
एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत वाहक बल का, या आवेश का, ठीक है, या विद्युत धारा का। ठीक है, तो कई बार हमने बता रखा है कि एम्पियर इंटू सेकेंड क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। और आई यहाँ पे विद्युत धारा है, ठीक है, आई यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। और टाइम का मात्रक क्या होता है? समय होता है, यानी कि सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। क्यू मतलब कूलाम या आवेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। जल का पीएच मान होता है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, और आगामी बोर्ड के पेपर में आने का संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। और अब की बार का टारगेट है हमारा 95% स्कोर करने का। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे माँ तेरे पसीनों को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, अब की बार तेरा लाडला 95% पाने का सपना साकार जरूर करेगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1 या 7 या 14। तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 7 होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन को अभी कभी नोट कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी? तो मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की जो संख्या होती है ना दोस्तों वो 3 जोड़ी होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, 3 जोड़ी पे क्लिक करना। ठीक है, कई बार बोर्ड के पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बताना है। लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए या हरे रंग के लिए? तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो आप सभी को पता होगा कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेन, एथेन, एथाइन या एथिलीन? तो C2H6 CnH2n+2 इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इसका IUPAC नाम होगा एथेन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा पार्टी कि मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य रचनाएं हैं। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक उपशाखाएं या वायुकोश? तो मानव शरीर में फेफड़ा जो होता है ना दोस्तों उसके भीतर जो भी गैसीय विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो वायुकोश के माध्यम से होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारा का सारा क्वेश्चन एक स्टेप बाय स्टेप टर्म टाइम बताया गया है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबका एक एक सीक्वेंस करके बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ये बताना है। ठीक है, ओम का मात्रक, ठीक है, ओम होता है कि ओम प्रति सेमी होता है, क्या ओम इंटू सेंटीमीटर होता है या वोल्ट होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस शब्द किसने दिया था? ठीक है, बताना है। डार्विन ने या फ्लेमिंग ने या कैनन ने या वाटसन ने? ठीक है, तो होम्योस्टैटिस जो शब्द था दोस्तों उसको कैनन के द्वारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया दोस्तों फिर से एक बार कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पीएच वैल्यू से भी संबंधित क्वेश्चन है कि 10⁻⁻6 मोल HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिलियन का पीएच मान कितना होगा? ठीक है, 7 होगा कि 6 होगा कि 0 होगा कि -6 होगा? ठीक है, तो 10⁻⁻6 है ना, तो -6 को हटा दिया जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में 6 ले जाएगा और यही HCl बिलियन का क्या हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि यकृत स्त्रावित करता है लार को, अग्न्याशय रस को, या जठर रस को, या पीत रस को। तो यकृत जो होता है दोस्तों वो पीत रस का स्त्रावण करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। किस रंग के लिए न्यूनतम होता है बताना है। बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, या हरे रंग के लिए, या लाल रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है ना दोस्तों, एन के जो मान होता है सबसे कम लाल रंग के लिए हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है आयनिक, सहसंयोजक, या वांडरवाल्स, या उप सह संयोजक। ठीक है, तो प्रायः कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बनिक यौगिक मतलब केमिकल जो भी बाउंडिंग बनेगा उसमें इसका बॉन्ड जो बनेगा उसका प्रकृति नेचर कैसा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा सह संयोजक बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है श्वसन, श्वास, ठीक है, आंतरिक श्वसन या निःश्वसन। ठीक है, तो हम वायुमंडल में श्वसनांग माने नाक के माध्यम से शुद्ध हवा को अपने अंदर लेते हैं और अशुद्ध हवा को बाहर निकाल देते हैं, इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। ठीक है, यदि आप कांच की छड़ को कोई भी आप कांच का राड लेंगे, ठीक है, और उस कांच के राड को जब रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे ना तो वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और उस पर किस प्रकार का चार्ज आएगा यही आपको बताना है। ऋण आवेश, या धन आवेश, या अपवर्तित रहेगा माने कोई चेंज नहीं होगा, या आवेश रहित हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर धन आवेश आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण मतलब ऐसे माने जीव जंतु जो अपना पोषण अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये तमाम चीजें आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दो ये भी मिलना चाहिए, क्लोरोफिल भी मिलना चाहिए, सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश भी मिलना चाहिए, तब जाकर के कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु अपना भोजन तुरंत बना लेगा। ठीक है, तो चारों के चार ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सॉरी यहाँ पे H2SO4 हो जाएगा ना, H2SO4 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो H2SO4 होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बोल रहा है। ठीक है, H2 इसमें कितना आया, H2 मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, ये 2 क्या बता रहा है, इसकी परमाणु की संख्या, यानी हाइड्रोजन कितना बार इसमें इस्तेमाल किया गया है, यही इसका परमाणु की संख्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण, या अवशोषण। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम क्रमाकुंचन बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ये आपको बताना है। बैगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, या पीला रंग के लिए, या लाल रंग के लिए। तो प्रकाश का रंग जो कि इसका लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, होलर के द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था, यानी कि होलर जो वैज्ञानिक था प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया था ये आपको बताना है। पेट्रोल, वसा, स्टार्च, या यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, या शोषण में, या पाचन में, या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन
कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताइए। और ये जो भूमिका होता है शोषण में ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि 1 मिली एम्पियर तुल्य होता है। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है ये आपको बताना है। 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, या 10⁻6 एम्पियर, या 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। मिली मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ होगा। कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 17, या 7 से कम, या 7 से अधिक, या 0, ठीक है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 7 से कम। तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को याद रखना, क्योंकि पीएच मान से संबंधित बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन हमेशा पुटअप किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना कौन सी होती है, अमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, या कृमि रूप परिशेषिका। तो आहार नाल की सी के आकार की जो संरचना होती है दोस्तों वो होती है ग्रहणी की, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है, बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, या लाल रंग का, ठीक है। तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम माना जाता है, ठीक है। रेड कलर का जो भी विचलन होता है सबसे कम होता है, ठीक है। और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री क्वेश्चन है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। C3H4, C3H6, C2H6, या C6H6। तो एल्काइन का सूत्र होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे CnHn+1, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। या CnH2n- यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 2n-1 होता है, ये 2n-2 नहीं होता है, ये 2n-1 होता है। ये एल्काइन का फार्मूला होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे निकालोगे तो C3H4 हो जाएगा, जो कि एल्काइन का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वायु कोष किन कोशिकाओं से बनता है। वायु कोष किन कोशिकाओं से बनता है ये आपको बताना है। सल्की उपकला से, स्तंभी उपकला से, या घनाकार उपकला से, या ग्रंथिल उपकला से। तो वायु कोष सल्की उपकला से बनता है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारक बीच में ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ओम का जो भी नियम होता है दोस्तों, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी होता है, ये आई होता है, और ये बता रहा है कि भी और आई के बीच में किस प्रकार का ये ग्राफ होता है ये आपको बताना है। तो सीधा ग्राफ होता है, सरल रेखा का ग्राफ होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सरल रेखा या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरल रेखा का ग्राफ होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है, टेनिन का, गोंद का, रेजिन का, या रबर का। तो चमड़े के शोधन में टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया बच्चा कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, या फिटकरी का, या विरंजक चूर्ण का, ठीक है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, या कुएं के पानी में, ठीक है, विरंजक चूर्ण ही डाला जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ठीक है। तो यही ब्लीचिंग पाउडर कुएं में डाला जाता है, ठीक है, ताकि आपका जल ठीक रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है, कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि, या लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जठर ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है,
चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि हम वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्योदय देख सकते हैं कब? लगभग 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, या 2 घंटे पहले, या 20 मिनट पहले। तो वास्तविक सूर्योदय होने से पहले हम सूर्योदय देख सकते हैं कब? जब 2 मिनट पहले हम देख सकते हैं। कब? 2 मिनट पहले हम देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल, एथेनॉल, या एसिटाल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया बच्चा कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं का संख्या होती है। ठीक है, रंध्र में द्वार कोशिकाएं कितनी होती है ये आपको बताना है। 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है? तो रंध्र में जो द्वार कोशिकाएं होती है उसकी संख्या 2 होती है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि धारा के परिणाम का मात्रक होता है। ठीक है, यानी कि धारा को, करंट को किस में मापा जाता है ये आपको बताना है। एम्पियर में, या वोल्ट में, या ओम में, या वाट में? तो धारा के परिणाम को हम एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर में मापते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और वोल्ट किसमें मापा जाता है? ये विभवांतर का मात्रक होता है। ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, और वाट शक्ति का मात्रक होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, या एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, जो कि इंसान के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने अम्लीय विलयन का पीएच मान बताया था 7 से कम, और क्षारीय विलयन का भी पीएच मान आप सभी से बताया था। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। और बाय द वे आप सभी से उदासीन विलयन का अगर पीएच मान पूछ ले तो 7 बताना। ठीक है, क्या बताना? 7 बताना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, ठीक है, 24, या 28, या 32? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, और दूध के दांत कहने का सेंस यहाँ पे होता है कि 20 ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा जमते हैं या उगते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का, या पीला रंग का? ठीक है, तो लाल रंग का जो होता है ना तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। लाल रंग का, रेड कलर का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? एथेन, मेथेन, एथिलीन, या एथिल एल्कोहल? तो इसमें कार्बनिक यौगिक कौन सा भैया जो कि असंतृप्त यौगिक है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बांटा होता है? ठीक है, दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है ये आपको बताना है। 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, या 5 भाग में? तो दायां फेफड़ा जो होता है दोस्तों वो 3 पिंडों में बांटा जाता है, 3 पिंडों में बटा हुआ होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बताना है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उष्मा गतिकी का, या इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नीशियम धातु का जब हवा के साथ जब जलेगा तो उसमें ये कौन सा परिवर्तन होगा आप सभी को बताना है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरण को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब मैग्नीशियम का जो धातु का टुकड़ा होगा हवा के संपर्क में आकर के जलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी अभिक्रिया को या इसी रिएक्शन को हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि प्रत्येक जबड़े में उग्र वर्णकों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक जबड़े में अग्र वर्णकों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है आप सभी का 3 जोड़ी होती है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। ठीक है, मन ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है या ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होगा। ठीक है, केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में या केवल उत्तल दर्पण में या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दर्पण होगा जिसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा केवल समतल दर्पण में ऐसा होता है कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार का कंडीशन केवल समतल दर्पण में हो सकता है, बाकी अवतल उत्तल किसी में नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मुद्रा धातु है, मतलब मुद्रा किस धातु के बनाई जाती है, आपको बताना है। जिंक से, एजी या चांदी या कापर, ठीक है, या मैग्नीशियम या सोडियम। तो मुद्रा धातु इसमें सिल्वर या आप सभी कापर बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि स्वर रज्जु किसमें होता है, ग्रसनी में, कंठ में, फेफड़े में या श्वास नली में। तो स्वर रज्जु ये आपको कंठ में होती है, इसी के माध्यम से हम आसानी से बोल पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही तरीके से निरूपित करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा सूत्र होगा जो कि वैद्युत शक्ति का सूत्र रहने वाला है, I² अपान में R, V² इंटू आर, V इंटू आई, V इंटू आई इंटू आर। तो आप सभी को पता होगा कि हम वैद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, पावर से डिनोट करते हैं, और पावर P इक्वल टू होता है V इंटू आई, यानी कि आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो मनुष्य में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का नाम हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चा, ध्यान सुनिएगा कि गुणों के आधार पर, ठीक है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, आपको बताना है। 4, 6, 3 या 2। ठीक है, तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पीत का निर्माण कहां पर होता है, पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या वृषण में। तो पीत का निर्माण यकृत में होता है, बहुत सारे बच्चे पित्ताशय में मार देंगे, बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पे यकृत होगा, लीवर में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि अक्रिय गैस है, ये आपको बताना है। तो एंटीमनी क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है, नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, कंठ ग्रसनी या उपयुक्त सभी। तो ग्रसनी में सभी प्रकार के ग्रसनी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, यानी कि विद्युत ऊर्जा मतलब कहने का सेंस यहाँ पे है ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें मापा जाता है, आपको बताना है, यानी उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है कि वाट होता है कि एम्पियर होता है कि वाट इंटू सेकेंड होता है। तो विद्युत एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, P बराबर होता है, ठीक है,
W/T। P बराबर क्या होता है, W/T होता है, और यहाँ से W वर्क हो जाएगा, इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे T को यहाँ पे P/T करेंगे तो P का मात्रक हो जाएगा वाट और टाइम का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या डाइएनसिफाइलान या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे भी से ये पूछा जा रहा है बच्चा कि वह धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं या द्रव होते हैं वो आपको बताना है, मरकरी, जल, ब्रोमीन या लोहा। तो वह धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव है या लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसको हम मरकरी बोलेंगे, और मरकरी को हम Hg से डिनोट करते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य में या मनुष्य के लार में, ठीक है, क्या पाया जाता है या कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या लाइसोजाइम या पेप्सिन या ए और बी दोनों, ठीक है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है, इनकी प्रकाश का वेवलेंथ कितना से कितना इसका रेंज बताना है कि प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है कितने से कितने एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, आपको बताना है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या 3000 से 4500 तक, या 3500 से लेकर के 5500 तक, या 5000 से लेकर के 9000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निरूपक तत्व है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, या सिलिकॉन या हीलियम, ठीक है। तो निरूपक तत्व इसमें आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अवायवीय या अनाक्षी श्वसन में निर्गत ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, यह आपको बताना है। 27 किलो कैलोरी, 273 किलो कैलोरी, या 373 किलो कैलोरी, या 55 किलो कैलोरी। तो अनाक्षी श्वसन में निर्गत एनर्जी की जो मात्रा होती है वो 27 किलो कैलोरी होती है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक तार में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसका विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यदि एक तार में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए, करंट को जब हम दोगुना करेंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। वोल्टेज दोगुना होगा कि 4 गुना होगा कि अपवर्तित रहेगा कि कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आप वोल्टेज को दोगुना करोगे तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, सॉरी, आप जब आप करंट को दोगुना करोगे तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो जैसे आप वोल्टेज को या करंट को दोगुना करोगे तो आपका वोल्टेज भी दोगुना होगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि V प्रोपोर्शनल I होता है, जितना आप करंट में बढ़ाओगे उतना आपको वोल्टेज में बढ़ाना होगा, ऑटोमेटिक वो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है कि निम्न गति से होती है। ये क्लास 10 साइंस का पहला ही चैप्टर है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, उसी वाला चैप्टर से लिया गया है कि यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया अपना संपन्न कर देती है, फिनिश हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सेक्शन से मैंने समान टाइप के क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का केमिस्ट्री का ये बायो का है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है CO2, जल, ग्लूकोज या एटीपी। आप लोग एटीपी का पूरा नाम कमेंट में कमेंट करना। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ओटीपी जो ऑक्सीजन होता है उसका स्रोत है जल, ठीक है, क्योंकि आप सभी से जल के माध्यम से ही आप सभी का ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मिलती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जल में यहाँ पे जो भी आप सभी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं या जो भी आपका घटक होता है H2O का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कारों की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, रेलवे इंजन में, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी फोकस दूरी वाले और बड़ा द्वारक वाले अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का उपयोग हम करेंगे दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दाढ़ी बनाने में। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? ठीक है, आयोडीन, सोडियम, ब्रोमीन या मैग्नीशियम। तो अधिक ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आप सभी का ब्रोमीन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है सोडियम क्लोराइड, थ्राम्बिन, पोटेशियम या कैल्शियम। तो जो ब्लड का थक्का बनाने के लिए सबसे जो नेसेसरी जो चीज होता है ना दोस्तों, वो कैल्शियम को माना जाता है। ठीक है, कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होती है? 3600 जूल, 36 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है, जूल, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा में या 1 किलोवाट घंटे में जो जूल की संख्या होती है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जूल होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कौन सी मानी जाती है बताना है? थायराइड को, एड्रिनल को, पीयूष को या पिनियक काय को। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को माना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बड़ी की हार्ड मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत से मैं आप सभी को ये सारे के सारे एमसीक्यू बता रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना और अब की बार का टारगेट पूरा करना। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 गैस विस्थापित करती है? मैग्नीशियम, कॉपर या पीटी, प्लेटिनम या Hg का मतलब होता है मरकरी। तो इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, साइड कर देती है? इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं? गर्त दंती, विषम दंती, द्विबार दंती या ये सभी? तो इन तमाम प्रकार के दांतों का प्रकार होता है, 3 प्रकार के दांत होते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। अच्छा, जब मुड़ती है तो किस साइड मुड़ती है आपको बताना है? अविलंब की ओर या अविलंब से दूर हो जाती है, कि न अविलंब की ओर मुड़ती है न अविलंब से दूर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब प्रकाश की जो किरण होती है, रेज आती है, कांच में जब प्रवेश करेगी तो क्या उसके में घटना होगी आपको बताना है। तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, जब कांच से, ठीक है सॉरी, जब जल से कांच में जाएगा, यानी कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर होगा। ठीक है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब के नजदीक हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों घटना को याद रखना है, 2 कंडीशन होता है इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिक धन विद्युती है? ठीक है, पॉजिटिव ज्यादा है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा, के इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना दिन तक होता है? ये आपको बताना है। 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आरबीसी होता है ना दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड होता है 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किस चीज का बना होता है? ये आपको बताना है। टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का? तो बिजली का जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, वो टंगस्टन का बना होता है, टीजी का बना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष या थाइमस? तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतः ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? माना ऐसा कौन सा धातु है, मेटल है, ठीक है, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। उस धातु का नाम बताना है। अभी मैंने क्या पूछा था आप सभी से, एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का,
लोहे का, तांबे का या पीतल का, ठीक है, ये आपसे भी सब पूछा था, ठीक है। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आपसे भी सब पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? मैग्नीशियम, सिल्वर, प्लेटिनम या टंगस्टन। तो जस्ट मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट करके बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या ए और बी दोनों? तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पाचन में सहायता प्रोवाइड करता है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन का द्वितीय नियम क्या बोलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, आपतन कोण, परिवर्तन कोण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगला जो नियम होता है ना दोस्तों, वो होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा, जो एंगल आई होगा वो एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का जो आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, उसको हम परमाणु क्रमांक को मानते हैं। यानी कि हम परमाणु क्रमांक के माध्यम से किसी भी परमाणु का, ठीक है, किसी भी तत्व का आप उसके चारों चीज के माने सभी चीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि RBC, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी कौन सी रुधिर कणिकाएं हैं जो कि शरीर में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करती है? वो करती है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC कर देती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड कार्टिकल्स उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टांके होते हैं, जस्ते के, कापर के, पीतल के, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब के चपड़े पर जो टांका लगा होता है, ठीक है, कांटा लगे होते हैं, वो जस्ते के लगे होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है आपको बताना है। मस्तिष्क के अधर तल पर, सेरेब्रम पर या सेरेबेलम पर या मस्तिष्क के पृष्ठ पर? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि पीतल क्या है? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण? ये जो क्वेश्चन है बच्चा बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पीतल क्या है, उपधातु है कि मिश्र धातु है कि यौगिक है कि विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो पीतल आपका हो जाएगा बच्चा मिश्र धातु हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो पीतल है ना दोस्तों, इसको तो हम मिश्र धातु बोलेंगे, लेकिन ये किन किन दो धातुओं के मिक्सर से बनाया गया है, मिक्स करके बनाया गया है, ये आपको उन दोनों धातुओं का नाम कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। आइए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 या अनेक? तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा होता है उसकी जो संख्या होती है ना दोस्तों, वो होती है 2। कई बार हमने बता रखा है, ठीक है। मैंने आप सभी के लिए MCQ का एक सीरीज ही स्टार्ट कर दिया है। आप लोग क्लास 10 साइंस का जब प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आप यहाँ पे बारीकी से देखोगे। तो मैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उनको मैंने सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप बारीकी से जाकर उन सभी को तैयार कर लो, क्योंकि इसी में से पेपर में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कितनी होती है या कैसी होती है आपको बताना है। वास्तविक व सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होगा कि आभासी उल्टा होगा? तो उत्तल दर्पण से जब भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, बताना है। सोडियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम या जिंक? तो इसमें क्षारीय धातु कौन सा माना जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो सोडियम इसका क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगा। अच्छा मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसी धातु है, ठीक है, ऐसी कोई भी धातु जिसका pH वैल्यू, ठीक है, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा। अगर 7 होगा तो अम्ल धातु कैसा होगा, ठीक है, विलेन कैसा होगा, आप सभी का उदासीन होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि फुफ्फुसीय कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होती है? ग्रसनी, वायुकोश, श्वास नली या श्वसनी। ठीक है, तो बताना है कि फुफ्फुसीय कोशिकाओं का जो जाल होता है फेफड़ा के किस संरचना में होता है? ये होता है वायुकोश में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है, मतलब आपको ये बताना है कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, ये आपको बताना है। 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या 756 वाट। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है, क्या करता है भैया? ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या सभी दैहिक क्रियाएं। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा ये जो है दोस्तों, ये जो पार्ट है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कर देता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल के साथ क्रिया करती है? माने ऐसी कौन सी मेटल है जो कि समान यानी कि सिंपल, ठीक है, सामान्य तापमान पर जल के साथ रिएक्शन करती है? कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अग्न्याशिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन व वसा के, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के या ये सभी के। तो अग्न्याशिक जो रस होता है ना दोस्तों, ये पाचन में सभी के लिए सहायता प्रदान करता है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। एफ इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू 1/r, 2f इज इक्वल टू आर या एफ इज इक्वल टू 2/r। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए बहुत बार बताया है कि यहाँ पे देखो एक रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। होता क्या है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, ठीक है, r/2 होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम r इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो 2 × f हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूरेनियम क्या है? ठीक है, क्षार धातु, अधातु या अस्थायी तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। तो यूरेनियम क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, और यूरेनियम का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम बम वगैरह या विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वायु कोशों की बाह्य सतह पर किसका जाल फैला होता है? रुधिर कोशिकाओं का, लसिका वाहिनियों का, धमनी का या सीरा का। ठीक है, तो वाह्य कोशों की वाह्य सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। ठीक है, रुधिर कोशिकाओं का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है बच्चा कि हीटर का तार किसका बना होता है? ठीक है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जितना बता रहा हूं सभी को तुरंत तैयार कर लो, नोट्स बना लो। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है, प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? कमेंट करना होगा, तभी मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो बताओ हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि मानव में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है? 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी या 14 जोड़ी। तो मानव में जो कपाली तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला या रंगहीन। तो प्रबल अम्लीय विलयन में जो मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर का नाम है मेथिल ऑरेंज। इस इंडिकेटर का जो रंग होता है ना दोस्तों, कलर होता है, वो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, डिस्कलर हो जाएगा। ठीक है, कोई कलर नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम बताना है। अग्न्याशय, यकृत,
पीयूष या थायराइड। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम होता है यकृत, इसको लीवर भी बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव होता है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में। तो संयुग्मी फोकस किसमें संभव होता है? यह हमेशा अवतल दर्पण में संभव होगा, पॉसिबल होगा, बाकी दर्पण में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व बताना है हीलियम, ठीक है, फिर ठीक है इसको आयरन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है। तो अक्रिय तत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि निम्न में से किस तंतु या किस जंतु में खुला रुधिर परिसंचरण होता है? केंचुए में, कीट में, खरगोश में या मनुष्य में? ठीक है, तो सबसे यहाँ पे कीट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? खुला रुधिर परिसंचरण होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया बच्चा कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ये आपको बताना है कि किलोवाट घंटा, कई बार हमने बता रखा है, ठीक है, कि मात्रक से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाता है, इस मात्रक वाले सेक्शन को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? समय का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का या शक्ति का? तो किलोवाट घंटा एनर्जी का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? एल्कीन का, एल्काइन का, पैराफिन का या इनमें से किसी का नहीं? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बता रखा है कि किसमें होता है भैया, ये होता है एल्कीन में। किसमें होता है? एल्कीन का ये सबसे अच्छा गुण माना जाता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशित अभिक्रिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में सबसे जो मस्त क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अप्रकाशित अभिक्रिया बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है? ये आपको बताना है, ठीक है, माने किस लेंस में प्रिज्म का जो आधार होता है, बेस होता है, मुख्य अक्ष के बाहर की ओर होता है, ये आपको बताना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अवतल लेंस में होता है। किस में होता है? अवतल लेंस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिटिक एसिड में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। एक होती है कि दो होती है कि तीन होती है कि चार होती है? तो एसिटिक एसिड में जो अम्लीय हाइड्रोजन का परमाणुओं की जो संख्या होती है ना दोस्तों, वो एक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? अक्षी श्वसन में, किण्वन में, अनाक्षी श्वसन में या इनमें से कोई नहीं? तो अक्षी श्वसन में सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में होता है? ठीक है, या किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में या त्वचा में? तो दाएं नीले से जो आपका अशुद्ध रुधिर होगा, ब्लड होगा, वो फेफड़ा में चला जाएगा और यहीं पे पंपिंग स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। कई बार हमने बता रखा है कि एक क्वेश्चन यूनिट से हमेशा पूछा जाएगा, मात्रक से क्वेश्चन फिक्स है, ले लो कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और जूल एनर्जी का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और करंट का मात्रक एम्पियर होता है। तमाम बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चा पूछा गया है
कि निम्न में से दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, इसमें दुर्बल अम्ल छांटना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCN या HNO3 नाइट्रिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें से दुर्बल अम्ल छांटना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, HCN हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है, जड़ में, पत्ती में, तने में या फूल में। तो पत्तियों में होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या बैगनी रंग का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जैव शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, डार्विन के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा, बर्जिलियस के द्वारा या होलर के द्वारा। ठीक है, तो जैव शक्ति सिद्धांत ये दिया था, बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चा कि रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का, पोटोमीटर का, थर्मामीटर का या स्फिगोमैनोमीटर का। तो रुधिर दाब नापने के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर का। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये आपको बताना है कि कौन सी हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, ये आपको बताना है। इंसुलिन की कमी से, गैस्ट्रिन की कमी से, रिलैक्सिन की कमी से, एस्ट्रोजोन की कमी से। ठीक है, तो इसमें इंसुलिन की कमी की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, मधुमेह नामक, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। माने ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, ऐसा कौन सा धातु है जो कि दोनों कंडीशन में जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन कैसा हो, शीतल हो या गर्म हो। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन। Fe का मतलब आयरन होता है, इसमें आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, हरित लवक, पत्ती, रंध्र या जड़। ठीक है, तो इसका जड़ राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, सॉरी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका रीजन क्या हो सकता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम जल में डूबी हुई कोई सीधी छड़ देखेंगे तो हमें टेढ़ी प्रतीत होती है, इसका रीजन प्रकाश का अपवर्तन होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, स्थिर रहती है कि घट जाती है कि शून्य हो जाती है। तो आवर्त सारणी में बाएं से अगर दाहिने की तरफ जाएंगे तो परमाणु जो त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, वो हमेशा क्या होगा, घटती है, हमेशा घटती है, घट जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि पल्मोनरी सीरा खुलती है या रुधिर लाती है, किस में लाती है आपको बताना है। दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं नीले में या दाएं
नीले में, ठीक है, बाएं नीले में या दाएं नीले में। तो पल्मोनरी सीरा खुलती है या रुधिर लाती है किसमें? बाएं अलिंद में खुलती है, पहला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन की टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बताना है, गलनांक बताना है कि टंगस्टन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है या प्लास्टिक कंडीशन में आ जाता है। 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना साथियों, वो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी या अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पैराथायराइड हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ठंडे जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसाओं पर या लवणों पर। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत रट लो, समझ लो। ठीक है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताना है कि दीप्त प्रकाश का स्रोत कौन सा है। तो बिजली का जो बल्ब होता है वो दीप्त प्रकाश बोला जाता है, जो कि दूसरे के सहारे से जलता है उसको हम दीप्त प्रकाश बोलते हैं। और अदीप्त जिसको नेचर ने खुद बनाया है, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य की रोशनी हो गई, धूप हो गया, उसको हम अदीप्त प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, किसके साथ दर्शाता है? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम विकर्ण किसके साथ दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चा कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या ले जाती है बताओ? सिराएं, महाशिरा, दायां निलय या महाधमनी। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली जो धमनी है उसको हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत इस्त्री की आधार प्लेट की बाह्य सतह पर पॉलिश की जाती है, किसकी पॉलिश होती है ये आपको बताना है। ठीक है, क्रोमियम की, बेंजीन की, अभ्रक की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी आपका प्रेस वगैरह होता है, तो प्रेस का जो सबसे निचला सिरा होता है, वह सतह होता है, उसमें हम पॉलिश करते हैं क्रोमियम का। किसका करते हैं? क्रोमियम का पॉलिश करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? MTH, MSH, STH या ACTH। तो त्वचा का गहरा रंग करने वाला हार्मोन का नाम है MSH। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चा कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? फास्फोरस, हीलियम, लिथियम या सल्फर। इसमें धात्विक तत्व बताना है। ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि धात्विक है, मेटॉलिक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी का? फास्फोरस हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? ठीक है, जो भी आपका बॉडी होता है उसमें प्रोटीन का पाचन सबसे पहले किस अंग में होता है ये आपको बताना है। मुख गुहिका में, ग्रास नली में, अमाशय में या आंत में। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, ये आपको बताना है। ठीक है,
बताओ, जल्दी से बताओ कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा भी बनेगा और काल्पनिक भी बन सकता है। ठीक है, तो समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा या ये सभी होगा। तो उत्तल दर्पण में इस प्रकार का नेचर बनता है, किसी भी प्रकृति का। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा भी बनेगा और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, इतने तमाम प्रकार के प्रतिबिंब का नेचर रहेगा। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ये आपको बताना है। 2, 3, 4 या 6। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी जो होती है बच्चा यहाँ पे 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, रिसर्चर का नाम बताना है। विलियम हार्वे ने, वान ल्यूनहॉक ने, स्टेफन हेल्स ने या लैंड स्टीनर ने। तो रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बताना है। ठीक है, बताओ, वाट, किलोवाट या किलोवाट प्रति घंटा या किलोवाट घंटा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट घंटा होती है, कई बार हमने बता रखा है। ठीक है, क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चा कि हार्मोन क्या होता है। बताओ, हार्मोन क्या है, प्रोटीन है कि अमीनो अम्ल है कि साधारण कार्बोनेट है कि जटिल कार्बोनेट है। तो हार्मोन क्या है भैया, आप सभी का प्रोटीन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिकता या सुचालकता। तो धातुओं को पतले तारों में, ठीक है, पतले पतले तार में अगर खींचने की जो क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होता है, उसको हम तन्यता बोलते हैं, टेंसाइल बोलते हैं। ठीक है, तन्यता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीत रस का रासायनिक प्रकृति क्या है। पीत रस का रासायनिक प्रकृति क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि जलीय है कि उदासीन है। पीत रस का रासायनिक प्रकृति क्या होगा भैया, ये आपको बताना है। तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, बेस होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। शून्य होती है कि अनंत होती है कि 25 सेंटीमीटर होती है कि -25 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, वो इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विकर्ण संबंध के तत्व हैं। ठीक है, विकर्ण संबंध, अभी जो मैंने एक बार क्वेश्चन बताया था कि लिथियम किसके साथ विकर्ण दर्शाता है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको घुमा करके पूछा जा रहा है कि विकर्ण संबंध के तत्व है कौन कौन से। लिथियम बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम और ये एल्युमिनियम या सिलिकॉन। तो लिथियम हमेशा मैग्नीशियम के साथ विकर्ण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कक्षों या वेश्म की संख्या होती है। मनुष्य के हार्ट में जो कक्ष होता है, क्लास होता है, ठीक है, वर्ग होता है, उसकी संख्या बताना है। कितने उसके चैम्बर बने होते हैं, 1 होता है कि 2 होता है कि 4 होता है कि 3 होता है। तो मनुष्य हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि धारा, करंट, ठीक है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, तुल्य होती है। करंट, यहाँ पे करंट का यहाँ पे आपको यहाँ पे फार्मूला बताना है कि करंट किसके समान होगा कि W/RT, W इंटू ये भी है, ठीक है, W/VT, W इंटू V इंटू T, ठीक है, WV/T या WT/V। ठीक है, तो आपको बताना है कि करंट बराबर क्या होगा। तो V बराबर I इंटू R होता है। ठीक है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है, या आप यहाँ से W बराबर, ठीक है, W बराबर V बराबर होता है W/Q और Q बराबर निकाल सकते हो IV या CV निकाल सकते हो। इस तरीके से W इंटू V इंटू यहाँ पे T राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, बताओ। प्रोलैक्टिन, सोमैट्रोट्रोपिन, वेस्ट्रोप्रेसिन या एडिनोकार्टिडोट्रोपिन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, ठीक है। जस्ता को हम जिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिंक जो धातु है मेटल है, ठीक है, और ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस निकलेगी वही आपको बताना है। ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो जिंक HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं और हर साल पेपर में आने वाले क्वेश्चन में लेकर के आ चुका हूँ। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कितने संघर्ष के साथ, कितनी कड़ी मेहनत के साथ मैं आप सभी के लिए पूरे किताब के MCQ लेकर के आ चुका हूँ। इसलिए आप सभी का दायित्व बनता है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है बच्चा कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। हम भोजन किस लिए अपने शरीर में ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है। ऊर्जा के लिए, रोगों के रक्षा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए या इन सभी कामों के लिए। तो भोजन की आवश्यकता इन तमाम प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें भोजन से एनर्जी मिलती है और रोगों से हमें रक्षा भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। और शरीर की वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा, माने ऐसा कौन सा मीडियम होगा जिसमें प्रकाश सबसे तेजी के साथ गमन करेगा, जाएगा। किरोसिन, जल, बेंजीन या क्वार्टज। तो सबसे अधिक तेजी में गमन करने वाला जो पदार्थ का नाम है, माध्यम का नाम है, वो है जल, क्योंकि जल में प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज्यादा होगा इन तमाम प्रकार के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है, ठीक है। माने ऐसा कोई भी तत्व एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 6 है उसका आवर्त सारणी में क्या प्लेस होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चौथा समूह, ठीक है, चौथा आवर्त या छठा समूह या छठा आवर्त, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्वों को आवर्त सारणी में चौथा समूह के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चौथा समूह में, ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है। मनुष्य का जो हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग करता है ये आपको बताना है, ठीक है। 72 से लेकर के 75 बार, 60 से 70 बार, 72 से 80 बार या 75 से लेकर के 78 बार। तो मनुष्य का जो हार्ट होता है ना दोस्तों, वो 72 से लेकर के 75 के बीच में, इसी का यही इसका रेंज है, ठीक है, धड़कने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मेगावाट तुल्य होता है, ठीक है। माने 1 मेगावाट में कितना वाट होता है ये आपको बताना है। 10⁻³ वाट, 10⁻6 वाट, 10�9 वाट या 10⁻12 वाट। तो 1 मेगावाट में, ठीक है, 10�6 वाट हो जाएगा। और जब पूछेगा कि 1 किलो वाट में कितना वाट, तो 10�3 मारिएगा, ठीक है, क्योंकि किलो में क्या होता है 1000 होता है और मेगा में क्या होता है 10�6 होता है, ठीक है। इसलिए सेकंड ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से या एड्रिनल से। ये सभी ग्रंथि का नाम है, ठीक है। आपको बताना है कि ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका स्त्रावण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अवक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना एग्जाम्पल है, किसका है बताओ। माने जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा
तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट बना तो इसमें कौन सी रिएक्शन हुई ये आपको बताना है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, संयोजन हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बायो का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण कहने का सेंस यहाँ पे ये है बच्चा कि ऐसे पदार्थ या ऐसे जीव जंतु या ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है ये आपको बताना है। CO2 और जल, H2O, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त में से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी जरूरी होगा, क्लोरोफिल भी आवश्यकता होगा और सूर्य की रोशनी भी उसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि किस लेंस की एक सतह समतल तथा दूसरी सतह अवतल होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा लेंस होगा जिसका एक सतह समतल होगा और दूसरा सतह कैसा होगा, अवतल टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, उभयावतल, समतल, समतल अवतल, ठीक है, समतलो उत्तल या अवतल उत्तल। ठीक है, तो एक सतह समतल होगा और दूसरी सतह अवतल होगा, वो हो जाएगा समतल अवतल। ठीक है, इसी को बोलेंगे समतल अवतल, इसी को बोला जाता है समतल अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साबुन बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। माने साबुन किस पदार्थ से बनाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम एसीटेट से या सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो साबुन बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम क्या करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं, साबुन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। ठीक है, माने ये बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी एनर्जी आपको लाभ होगा, ये आपको बताना है। ये एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा इसी में मापते हैं। तो इसका क्या होगा, कितने अणु का आवश्यकता पड़ेगा भाई, लाभ होगा 2, 0, 4 या 8। तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के लिए, प्रवाह करने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसी की वजह से क्या होती है, फ्लो होता है करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का, ठीक है, स्थानांतरण, जो भी पत्तियों में भोजन बनते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस माध्यम के द्वारा जाएंगे, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैबियम के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो पत्तियों में बने हुए भोजन जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चा कि अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया को NH3 भी बोला जाता है। ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है, इस दोनों के संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाया जाता है। ठीक है, जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड या अमोनिया ऑक्साइड या गंधक यानी सल्फर। ठीक है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से या पर्ण रहित विघटन से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। ठीक है, इसी से रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास कहलाता है।
तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास का क्या कहलाता है? लेंस का फोकस, लेंस का द्वारक, लेंस का प्रकाशीय केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस का जो अर्धवृत्ताकार जो सिरा होता है ना दोस्तों, उसी को हम उसका द्वारक बोलते हैं, गेट बोला जाता है। ठीक, कोई भी लेंस होगा, ठीक है, तो मान लो ये इसका द्वारक हो गया, ठीक है, इस प्रकार का लेंस है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? इसका गेट हो गया, द्वारक हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टेरो या एस्टरो के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया होती है? स्टरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण या उदासीनीकरण। तो एस्टरो के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया को हम साबुनीकरण बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंध्र का संबंध होता है किसके माध्यम से होता है? परासरण से, विसरण से, वाष्प उत्सर्जन से या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा, रंध्र का संबंध होगा वाष्प उत्सर्जन से। तीसरा ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट क्या होगा? कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तो इलेक्ट्रिकल करंट का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो एम्पियर होता है। सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। जूल ऊर्जा का, और ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वाले संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और बायो का तीनों सेक्शन को मिलाकर के एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अब की बार बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे जो पहला यहाँ पे धमाकेदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। और अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% छाप करके आना है। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाकर के टॉपर बन सकते हो। ठीक है, दुनिया से अलग होना पड़ेगा, तभी जाकर के नाम रोशन होगा। ठीक है, तो बताओ, जल्दी बताओ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1 या 7 या 14। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि शुद्ध जो जल होता है वो एक उदासीन विलयन होता है। और मैंने आप सभी को कई बार बता चुका है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है ना दोस्तों, वो 7 हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ग्राफ बता दिया था। ठीक है, मैंने ग्राफ बताया था और ग्राफ के माध्यम से ये आपको बताया गया था जो शून्य होता है या ठीक है या जो भी आपका उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। और 7 से अधिक वाला क्षारीय होगा और 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा। कई बार हमने बता रखा है, इस वाले स्केल को तैयार करके रखना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बायो का क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है, चेंज हो जाता है? ठीक है, फलों के रूप में। ठीक है, बताना है कि निषेचन के बाद कौन सा भाग है जो कि फलों के रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसका नाम बताना है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो अंडाशय ऐसा भाग है जो कि निषेचन के बाद यही पुष्प में फल के रूप में, फलों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट बताना है। कूलाम,
एम्पियर, जूल या ओम। तो कूलम बच्चों चार्ज का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। जूल जो कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। ओम यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। और बच्चों आप सभी से इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू होती है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है मात्रक? एम्पियर होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। PbNO3, PbNO3 ट्वाइस या PbNO2 ट्वाइस या PbO। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का केमिकल जो फार्मूला होता है PbNO2NO3 ट्वाइस होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं, इससे भाई बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 22, 24, 42 या 44। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 मत लगा के आना, 22 जोड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे 44 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। माने ऐसा कौन सा मटेरियल है या मैटर है जिसका हम यूज लेंस का बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो मिट्टी का हम इस्तेमाल लेंस बनाने में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। कोई भी प्रोटॉन है उस पर जो चार्ज होता है ना, चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसकी मात्रा बताना है, क्वांटिटी बताना है। ठीक है, कितना होता है? 1.0 × 10⁻19 कूलम, 6.25 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम या 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि एक प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिकल आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है उसका मात्रक होता है कितना? 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ठीक है, और बच्चों आप सभी को पता होगा कि Q = IT होता है। ये कहाँ से आता है? Q = IT होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट इसमें पूछा गया है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? कई बार बता रखा हूं, वाट, सेकंड, एम्पियर या वाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वाट इंटू सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कई बार मैंने बताया कि P = W/T होता है। ठीक है, और W बराबर क्या हो जाएगा? P × T हो जाएगा। और P का मात्रक होता है वाट और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यहां से निकल करके आता है। ठीक है, कई बार हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे पहले तो बच्चों आप ये छाप करके बताओ कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। जल्दी से छाप करके बताओ इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। और इसमें जिस बच्चों को अगर ये पता चल गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि HCl होता है ना, ठीक है, मैंने बता भी दिया HCl होता है। ठीक है, जिस बच्चों को अगर पता रहेगा कि HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है H2SO4 में। इसमें हाइड्रोजन कितना है बच्चा बताओ? 2 है ना, तो यहाँ पे 2 को लगा लो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चा? ये बताओ, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में या इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किस माध्यम के द्वारा होता है बच्चा बताओ? किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है? बच्चों आप यहाँ पे समझे होंगे कि घरों में जो बिजली आती है वो कैसे फ्लो होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो घरों में बिजली का जो बल्ब जलता है वो वायर होता है ना, वायर जो तार होता है, उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होता है कमेंट में छाप करके बता दो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन, RNA, DNA या DNA और प्रोटीन के। तो जो भी गुणसूत्र होता है वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिया में। किस में होगा बच्चा? अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ये होता है यीस्ट में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से जब देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम पृथ्वी से आकाश का रंग देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बच्चा? क्योंकि पृथ्वी जो वायुमंडल है ना, पृथ्वी पर 1/3 भाग क्या है? पानी है। ठीक है, मतलब 3/3 में 2 भाग तो पानी ही है और 1 भाग क्या है? वायुमंडल है, वातावरण है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है कि जब कभी किसी भी हम रेजिस्टेंस को, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को जब समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसमें क्या समान रहेगा? ठीक है, बताना है। धारा, विभवांतर, आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो वोल्टेज का मान होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, V1 V2 V3 हमेशा उसका मान इक्वल रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? मतलब ये भी बता सकते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितना वाट? तो 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या बताना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा। तो जूल की संख्या क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ यहाँ पे हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको देखो कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया ना पीएच मान वाला। पीएच मान पेपर में पक्का आएगा, गारंटी ले सकते हो। ठीक है, 1 बिलियन का पीएच मान 5 है। इस बिलियन का माने व्यवहार बताना कि यह विलयन किस प्रकार का होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो एक विलयन का पीएच मान 5 है, 7 से कम है तो अभी मैंने जस्ट बताया था 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है। 1 होता है कि 1 से कम होगा कि 1 से अधिक होगा कि अनंत होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है, इनका जो मान होता है वो 1 रखा जाता है, 1 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है बताना है। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या धारा का। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ पे देखो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। Q का मात्रक आवेश होता है, I का मात्रक होता है एम्पियर और यहाँ पे T का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, मतलब जो भी बिजली का जो बल्ब होता है ना बच्चा, उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किस तत्व का बना होता है, आपको बताना है। टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है बच्चा वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई संदेह की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केवल जल में घुलनशील होता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो केवल जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन सी। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, माने विटामिन सी किस तत्व में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन कि विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती क्या है, माने विकास के दृष्टिकोण से मनुष्य के जैसा व्यवहार करने वाला कौन सा जानवर है बताना है। बंदर है कि चमगादड़ है कि खरगोश है कि चिंपैंजी है। ठीक है, तो यहाँ पे चिंपैंजी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि चिंपैंजी ऐसे जानवर हैं जो कि मनुष्य के भांति व्यवहार करते हैं। और बच्चों यहाँ पे विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन की परावर्तनी भट्टी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस विधि में किया जाता है। प्रगनल में, ठीक है, प्रगलन में या निस्तापन में या बेसेमरीकरण में या अति शीतल सीलन में। ठीक है, तो परिवर्तनीय भट्टी के यूज हम करते हैं निस्तापन प्रक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही तरीके से निरूपित करता है। माने विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे पावर की इसमें यूनिट बताना है, पावर का। ठीक है, पावर का सूत्र बताना है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों
बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने यहाँ पे नोटिस कर लिया है कि पूरे किताब के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया। और बच्चों आइए बिना टाइम को गंवाए बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले फिजिक्स का यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। माने ये आपको बताना है कि जो विद्युत मोटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसकी रचना बताना है, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है और व्याख्या भी करना है। ठीक है, आइए बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि विद्युत मोटर, हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, माने ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को, आप नोटिस किए होंगे कि जो भी मोटर होता है, जैसे हम विद्युत एनर्जी सप्लाई करते हैं तो आपका जो मोटर होगा वो पानी निकालना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, पानी निकालना स्टार्ट कर देता है। और पानी निकालने को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो मोटर एक इस प्रकार का मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चा, बताओ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, सबसे पहले इसको समझो। लेकिन सिद्धांत को समझने से पहले इसका पहले डायग्राम समझो, फिगर समझो, तभी आकर के तभी आपको पूरा का पूरा बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी आपका मोटर बना होता है ना उसमें दो कॉइल लगे होते हैं। ठीक है, कॉइल, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉइल लगा होता है, इस पे वायर की बाइंडिंग की जाती है। और जो भी आपका कॉइल होता है, कुंडली होती है, दो चुंबक के टुकड़ों के बीच में रखा जाता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और इसी दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में कुंडली को रख दिया जाता है। ठीक है, और कुंडली पे वायरिंग कर दी जाती है। ठीक है, और कुंडली पे वायरिंग करने के बाद जैसे हम यहाँ पे देखो एक इनिशियल टार्क देंगे तो हमारा मोटर यहाँ पे चालू स्टार्ट हो जाएगा। और मोटर जैसे स्टार्ट होगा, एक बार अगर स्टार्ट हो गया विद्युत पंखा की तरह, ठीक है, पंखा की तरह जैसे ही मोटर आपके स्टार्ट हो गया ना तो फिर वो रुकेगा नहीं जब तक तो उसको सप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से काम करता है। इसका सिद्धांत में लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को, ठीक, इसमें लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, माने इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म काम करता है, कपल काम करता है और जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे वहां पे कुंडली घूमने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो घूमने लगती है। माने कुंडली ऐसा होना चाहिए जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सके। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसमें कार्यविधि में लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत अवस्था माने बल काम करते हैं। ठीक है, ये बल एक दूसरे को बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से कुंडली दक्षिण दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगा करके एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, लगातार घूमती रहे। ठीक है, तभी आपका काम हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री क्वेश्चन है, देख सकते हो कई बार ये भी बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं आपको पूरा डायग्राम बताऊंगा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है और इस प्रकार से इसकी अभिक्रियाशीलता के हिसाब से रखा गया है। सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके में अब देखो नीचे जाओगे तो कम घटती चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस प्रकार से धातुओं की सक्रियता श्रेणी के नीचे रखा गया है। ठीक है, तो आपको दो ही का नाम लिखना है। ठीक है, दो का नाम कोई भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रियता श्रेणी जिससे मैग्नीशियम हो गया और कम यहाँ पे क्या हो गया, कम सक्रिय श्रेणी धातु का नाम इसमें कॉपर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसमें इसका उपयोग भी लिखना होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। ठीक है, इसके यूज किया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं के अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो जो कि बायो क्वेश्चन है इसको भी समझ लेते हैं। यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के बारे में वर्णन भी करना है। ठीक है, कार्य भी बताना है।
तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है पुष्प का, फूल का, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फूल का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये देखो पराकोष है, तंतु है, दल है, अंडाणु है, ठीक है। ये वर्तिकाग्र इसको बोला जाएगा, इसको जयांग बोला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका अंडाशय है, ये आपका क्या है, अंडाशय है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि पुष्प क्या होता है भाई। तो आवृत बीजी पौधे में नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित चक्र है, 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से? वाह्य दल, एक होता दल, एक होता पुमंग, एक होता जयांग, ठीक है। अब एक एक के बारे में समझते हैं, उसके बारे में लिख देंगे। वाह्य दल क्या होता है? तो यह हरे रंग की पत्ती सादृश रचनाओं का एक चक्र होता है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है, ठीक है। क्या करता है? कवच की तरह होता है और ये माने सेफ्टी करता है। और दल क्या होता है? ये रंगीन होता है और ये परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है। ये कीट को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। पुमंग क्या होता है? इसको नर जनन अंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है भाई? इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है। पुंकेसर, पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग जो होता है परागकोश कहलाता है। और परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं और परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक भी होता है। इस प्रकार बना करके लिख देंगे। और जयांग क्या होता है? इसको मादा जनन अंग बोलेंगे। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल बोला जाएगा, ठीक है। और कार्पेल का निचला जो फूला हुआ जो भाग होगा उसी को अंडाशय बोला जाता है, जिसमें बीजांड या ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल होता है, ठीक है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। बीजांड से बीज बनता है। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में से बनते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं। यदि नर और मादा अलग अलग पौधे में धारण कर ले तो वो एक लिंगी प्रभावी कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।